अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद फैसल। बच्चे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डायरेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने मैथमेटिकली है, इसको आपने हर स्टेप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है जिसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब हमारे पास जो, क्योंकि पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पर जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं E पॉजिटिव से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी? E पॉजिटिव, मतलब चार्ज और प्रोटॉन। अब क्योंकि पता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन नहीं होता, डिफरेंट एटम के लिए उनका नंबर डिफरेंट होता है, 1 2 3 4 5 उनका डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हम इस चार्ज और हर प्रोटॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या है? r। तो यहां पर हमने कहा कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो E नेगेटिव है, चार्ज ऑफ जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास Z पॉजिटिव है, और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? r। ये हम तीन बातें यहां पर क्या करने लगे। तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रही है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कॉलम लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ तो हमारे पास F होता है वो K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होता है। तो ये फोर्स जो होती है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली और इनके डिस्टेंस के स्केल के क्या होती है? इनवर्सली होती है। यहाँ पर K को हम वैसे लिखेंगे, Q1 यहाँ पर चार्ज 1 है, यहाँ पर Q1 के जगह पर हम Z पॉजिटिव लिख देते हैं, ये Z पॉजिटिव यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Q2 यहाँ पर दूसरा हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं E नेगेटिव। डिस्टेंस यहाँ पर r का क्या आ जाएगा? स्केल। अब बच्चे यहाँ पर देखिए कि जो E पॉजिटिव है ये बस ये बता रहा है कि चार्ज और प्रोटॉन है, E नेगेटिव ये बता रहा है चार्ज और क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों E पॉजिटिव और E नेगेटिव होते हैं वो बेसिकली चार्ज यानी E की क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो या आप इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं। जो आप इधर E और इधर E लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा K Z स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास E का स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। जो K होता है यहाँ पर K कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको वैक्यूम परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर जॉल पर मीटर होती है। इसकी हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास वैल्यू होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि दो चार्ज के दरमियान बेसिकली मीडियम कौन सा है। यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता, यहाँ पर स्पेस होती है, इस वजह से हम इसको वैक्यूम परमिटिविटी का भी नाम देते हैं। तो बात हमारे पास हम इसको Z स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है उसका हमने क्या कर दिया? ये फोर्स निकाल दिया। अब देखिए अगर ये फोर्स है ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव उससे को अटैक कर लेना चाहिए और ये न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन अटैक हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं अटैक हो रहा? क्योंकि जितनी फोर्स इसको इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रही है उतनी एक और फोर्स को खींच रही है जो कि इसको बाहर की तरफ खींच रही है। अब क्योंकि ये सर्कल से बाहर की तरफ खींच रही है इसका मतलब है कि इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। दो तरह की फोर्स होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो किसी चीज को सर्कल में रखती है, एक वो फोर्स जिस सर्कल से उसको बाहर की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पर जितनी फोर्स को नीचे की तरफ खींच रही है उतनी फोर्स को बाहर की तरफ खींच रही है, यानी कि सर्कल से बाहर लेके जाना चाहती है। इट मीन ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन ना इधर अटैक हो रहा है ना बाहर जा रहा है, बल्कि सर्कल के अंदर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास, हम अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास ये बनेगा F इक्वल टू m स्क्वायर ओवर r, वही फार्मूला होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। अब ये फोर्स और ये फोर्स जो है वो इक्वल है, हम क्या करेंगे? हम कंपेयर कर लेंगे, हम कहेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, ये 1 का नाम दिया होगा हमने और इसको हमने 2 का नाम दिया होगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमारे पास m स्क्वायर ओवर r आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है? Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर आ जाएगा। बच्चा अब जो यहाँ से चीजें करती हैं तो हम कैंसिल कर देंगे, r c के r कैंसिल हो जाएगा,
बाकी चीजें हमारे पास वैसे रहेंगी। यहाँ पर आ जाएगा एम वी स्केयर, ये हमारे पास एम वी स्केयर, जी स्केयर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक आर कैंसिल हो गया तो बाकी एक आर आ जाएगा। अब यहाँ ये एम जो है वो इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम इधर आगे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल m आ गया। ये अब वेलोसिटी आ गई जो कि ये बता रही है कि जो वेलोसिटी यानी कि v स्क्वायर है वो रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे पास ये एक एटम होता है, एटम के सेंटर रेडियस, और ये हमारे पास फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये क्या होता है यानी थर्ड शेल। अब जो फर्स्ट शेल होता है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है n = 1, जो सेकंड के लिए n की वैल्यू होती है 2, थर्ड के लिए n की वैल्यू क्या होती है 3, इस तरह 100 चलता जाएगा 4n तक। अब जो रेट फर्स्ट शेल का जो हमारे पास डिस्टेंस को हम r1 कहते हैं, इस तरह r2, इस तरह हम क्या कहते हैं r3, इस तरह 100 चलता है r4, r5, r6। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो जाती है, ये इक्वेशन होता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से हमारे दूर होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम। अगर हम यहाँ रेडियस निकालना चाहते हैं फॉर यानी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो हमें एक हमने पोस्टुलेट पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल का, हमें कहते हैं कि ईच ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। देखिए जब कोई चीज लीनियर मूव कर रही होती है ना, उस वक्त हम कहते हैं कि उसका मैस और वेलोसिटी का जो हमारे लिए कोई बॉडी थी उसका मैस m था, तो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उसका मोमेंटम उसका क्या होगा, m भी होगा। लेकिन कोई चीज जब सर्कल में मूव कर रही होती है, कोई हमारे पास चीज है वो अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसका कोई मैस भी है, उसकी कोई वेलोसिटी भी है और उसका कोई रेडियस भी है। इसका मतलब यहाँ जो सर्कल के अंदर जब मूव कर रही है उस वक्त हमारे पास चीज होती है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr के क्या होता है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है इसलिए हम उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए अगर यहाँ पर फर्स्ट है m क्या होगा, n n का मतलब यहाँ 1 होगा तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 2 होगा तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 3 होगा तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे। तो डिफरेंट n के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट है। इसका मतलब ईच ऑर्बिट है फिक्स एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर अगर आप डिफरेंट के लिए हम यहाँ चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये m और r इधर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम इधर आके क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी जो आया वो उधर आ जाएगी किसके, nh 2 पाई और m और r इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब बच्चे यहाँ पर v का स्क्वायर है, यहाँ पर हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो यहाँ v का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ n का स्क्वायर आ जाएगा, h का स्क्वायर आ जाएगा, 2 की जगह पर 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 3 है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हम क्या करेंगे इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे। तो हम भाई लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को क्या करने से कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट इसमें जो हमारे पास इस चीज की राइट हैंड साइड है ये v स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और m आ जाएगा, और ये हमारे पास n स्क्वायर s स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, जो चीजें करती हैं कैंसिल कर दें, 4 से 4 कट जाएगा, ये पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा, जो चीजें बाकी बचती हैं उनको वैसे लिख लें। अब यहाँ देखिए z स्क्वायर और यहाँ सिर्फ रह गया एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर s स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक पाई रह गया, एक m रह गया और एक क्या रह गया r। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेडियस के, अब हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें ये रेडियस इधर आके r के उधर है डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और ये एप्सिलॉन नॉट इधर आके क्या हो जाएगा, r को इधर ले आए, एप्सिलॉन नॉट इधर आके क्या करवा दें, मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर s स्क्वायर, और ये चीज इधर आके डिवाइड हो गई z स्क्वायर पाई और m। अब अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ z से वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये रेडियस की हमारे पास क्या आ गई, हमने वैल्यू निकाली। अगर हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए जो z होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अगर हम z की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस की एक वैल्यू बन जाएगी, वो बनेगी r = एप्सिलॉन नॉट
हमारे पास ये मैंने एच स्केयर पहले लिख लिया, उसके बाद एन स्केयर, ये हमारे पास जी की जगह पर 1 आ जाएगा, ई स्केयर वैसे ही, पाई हमारे पास वैसे ही, एम भी हमारे पास वैसे ही। अब ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच प्लस कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, चार्ज होता है, पाई हमारे पास कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। ये सारा फैक्टर जो है ये वाला वो पूरे का पूरा फैक्टर क्या है, एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट में हम सारे की वैल्यू को पुट करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर याद रखेंगे। वो हमारे पास होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पर m के स्केल, क्योंकि m यहाँ पर क्या होता है वैल्यू। हमारे पास अगर जो फर्स्ट शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 है, सेकंड है तो उसके लिए n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 होती है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे रेडियस 1, यानी कि r1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इस तरह r2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस तरह हमारे पास इस तरह r3 सोलर निकाल दिया। r1 की वैल्यू निकालेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम को n की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1 का स्केल लिख दिया, तो 1 का स्केल 1 नहीं होता, इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास रेडियस 1 की वैल्यू है। r2 निकालना चाहते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हमारे n की जगह पर क्या पुट करेंगे 2 का स्केल आ जाएगा हमारे पास 2 पुट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो r1 और r2 के दरमियान का गैप आ रहा होगा वो r1 डिस्टेंस 0.529 है, तो r2 से 4 टाइम क्या होगा ज्यादा होगा, मतलब वो जो दूसरा शेल होगा वो इससे 4 गुना ज्यादा उसमें क्या होगा डिस्टेंस होगा। इस तरह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्केल मतलब 9 टाइम अवे होगा फर्स्ट शेल से, 4 पुट करेंगे तो 4 टाइम क्या होगा डिस्टेंस अवे। अब यहाँ हमारे बुक में एक और इसमें लिखा हुआ है, वो कहता है जी r2 माइनस r1 जो होता है वो लेस होता है, r3 माइनस r2 जो होता है उससे ज्यादा होता है, r4 माइनस r3 इससे ज्यादा, इस तरह r5 माइनस r4 इस तरह सोल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान का डिफरेंस निकालेंगे वो वैल्यू कम आएगी, उनके दरमियान का गैप कम है। जो तीसरे और चौथे के दरमियान का गैप निकालेंगे वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी और ज्यादा है। आप निकाल के देख लेंगे, आप जब 2.11 में से 0.529 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.58। सही। जब आप लोग R3 में से R2 यानी कि इसमें से इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.64। इस तरह अगर आप लोग R4 में से R3 की वैल्यू को माइनस करेंगे यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.65। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग हमारे पास ये वाली वैल्यूज हमारे पास जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, ये पहले दो बार इतना था अगले बार में इतना हो गया, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 4 टाइम और थर्ड ऑर्बिट से कितना होता है 9 टाइम्स का होता है। ये थी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से एक दफ़ा आपने इनका एक एक स्टेप को दोबारा से करना है। जब तक आप इसको खुद नहीं करेंगे तब तक ये आपको चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड नहीं होंगी, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी की कैलकुलेशन है, उसके लिए आपको 2 वैल्यूज याद रखनी है। ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए, आपको ये वाली वैल्यूज का पता होना चाहिए, इन 2 वैल्यूज से और आर की वैल्यू का पता होना चाहिए। ये 3 वैल्यूज से हम लोग एनर्जी की कैलकुलेशन को भी क्या करेंगे सॉल्व। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी।